दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी प्रैक्टिस श्रृंखला की ये मैराथन पहली क्लास है मेरी दोस्तों, जो कि आपके लिए ऑनलाइन होने वाली सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, सीडीपी की ये मेरी पहली मैराथन है दोस्तों, ये पहली मैराथन है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। इसे मिस मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर दोस्तों। यहीं से आएंगे पेपर में प्रश्न दोस्तों 101%। अगर दोस्तों ये मेरी आप क्लास देखते हैं दोस्तों, तो गारंटी से आपके लिए कम से कम दोस्तों इस क्लास से कम दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन पक्का आएंगे दोस्तों। 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों पक्का आएंगे, तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि दोस्तों आने वाली क्लास का समय से नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न दोस्तों, ये मैराथन क्लास होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए हूबहू दोस्तों हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक से व्यक्तिगत अंतर का सम्मान करते हुए ध्यान में रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दोस्तों हमें नहीं पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है दोस्तों? नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है दोस्तों। क्षमता समूहन, पाठचर्या का समायोजन, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना, शिक्षण के तरीकों को समायोजित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस पर नहीं है दोस्तों, नहीं पर ध्यान देना है। तो क्षमता समूहन ये तो दोस्तों गलत हो जाता है। पाठचर्या का समायोजन ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। हम प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों, समय कम है दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप ये मेरी मैराथन क्लास देख लें तो सीडीपी में आपके 25 नंबर से कम नहीं आएंगे दोस्तों। 25 नंबर से कम नहीं आएंगे दोस्तों। और ईवीएस की मैं एक मैराथन ले चुका हूँ दोस्तों, दूसरी बहुत जल्द आने वाली है। और उसके बाद हिंदी की आएगी दोस्तों। किसकी आएगी? हिंदी की मैराथन आने वाली है दोस्तों, उसे भी देखिएगा जरूर दोस्तों। हिंदी, ईवीएस और सीडीपी मिलाकर दोस्तों 90 अंक हुए हमारे। कितने अंक हुए दोस्तों? 90। गारंटी के साथ 75 नंबर आपके आ जाएंगे दोस्तों, अगर इसके लिए देखते हैं तो दोस्तों आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना। यही सही है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। जब पूनम की कालानुक्रमिक और मानसिक दोनों आयु 9 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि श्रेणी को माना जा सकता है। दोस्तों क्या माना जा सकता है? तो दोस्तों आईक्यू जो है दोस्तों, आईक्यू बराबर MA अपॉन CA गुणे 100। ये फार्मूला है दोस्तों, इसका ये फार्मूला है। तो फार्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। MA है दोस्तों, कितनी है? 9 वर्ष। IQ बराबर 9 वर्ष गुणे 100। और इसमें दोस्तों ये भी सेम है इसकी। तो ये दोस्तों इसकी कितनी हो जाएगी? IQ हो जाएगी दोस्तों इसकी 100। तो दोस्तों ये कह रहे हैं, ये प्रश्न कह रहा है उसकी बुद्धि श्रेणी को माना जा सकता है उच्च, औसत, उप औसत, औसत और प्रतिभावान। प्रतिभावान और उच्च तो दोस्तों है नहीं, उप औसत ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। पूनम की जो बुद्धि श्रेणी है वो औसत है दोस्तों। अधिकतर दोस्तों जो बुद्धि श्रेणी जो व्यक्ति हैं वो दोस्तों औसत बुद्धि वाले हैं दोस्तों। तो औसत बुद्धि वाले हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि जो है इसका आईक्यू के मापन के जो जन्मदाता हैं दोस्तों वो हैं टर्मैन। दोस्तों कौन है? टर्मैन है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वालीनता की विशेषता है? स्वालीनता की कौन सी विशेषता है दोस्तों? गरीब समाजीकरण, रूढ़िवादी व्यवहार, खराब संचार, उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वालीनता की विशेषता है? गरीब समाजीकरण बिल्कुल सही है दोस्तों। रूढ़िवादी व्यवहार बिल्कुल सही है दोस्तों। खराब संचार ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा A+B+C बराबर D हो गया दोस्तों, उपरोक्त सभी हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी। इसके सही है आंसर दोस्तों सभी हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4। किसी व्यक्ति की क्षमता की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से कहा जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, किसी व्यक्ति की क्षमता की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से कहा जाना चाहिए? विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का? विकास, संतुलन और परिपक्वता तो है नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। दोस्तों मैराथन क्लास है ये, थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, धैर्य बनाकर रखें और देखिएगा जरूर दोस्तों। और पेपर देने के बाद एक बार मेरी वीडियो देखकर जाना और आकर मिलान करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपके इस मैराथन से कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, किशोर अवस्था में बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं दोस्तों? क्या है? किशोर अवस्था में बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ उचित लिंग शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चे के लिए उचित लिंग शिक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण प्रदान करना बिल्कुल सही है दोस्तों, बी भी सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का बी भी सही हो जाता है। सी देखते हैं क्या है दोस्तों, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का भी हमारा सही आंसर हो जाता है ए भी सही। A+B+C बराबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ऊपर के सभी या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है? दोस्तों हमें नहीं है पर ध्यान देना है, नहीं है पर ध्यान देना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का देखते हैं दोस्तों क्या है। एक्शन रिसर्च थ्योरी बिल्डिंग में मदद करता है। यह हमें व्यावहारिक समस्या को हल करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, गलत हो गया। उस समस्या पर ध्यान दें जो तत्काल चिंता का विषय हो। बिल्कुल सही है दोस्तों, एक्शन रिसर्च हमारे लिए बिल्कुल इसमें मदद करता है दोस्तों। तो सी भी गलत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सही है ये। डी देखते हैं दोस्तों क्या है। गठन प्रक्रिया प्रदान करता है, जैसे कि लक्ष्य और कार्य प्रणाली भिन्नता के लिए खुले हैं। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों, क्योंकि ए ही गलत है। एक्शन रिसर्च थ्योरी
बिल्डिंग में मदद करता है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, एक शिक्षक थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कक्षा में लागू करने जा रहा है। उसे निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं करना चाहिए। किस पर ध्यान देना है दोस्तों, नहीं पर ध्यान देना। क्या लागू नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्या लागू नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों हमारे लिए। देखते हैं किस पर नहीं लागू करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को किसी कार्य को सीखने के लिए ठीक से तैयार या प्रेरित किया जाना चाहिए। तो नहीं लागू करना चाहिए दोस्तों, ये तो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 7 का ये तो सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाता है दोस्तों। बी देख लेते क्या, बच्चों को नई चीजें सीखने के लिए एक खोज दृष्टिकोण के लिए उन्मुख होना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही गलत है। बी ही गलत है, इसीलिए सही है दोस्तों। बी गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है। तब भी सी डी और देख लेते हैं दोस्तों, शायद इससे अच्छा और आंसर हो हमारे पास 7 का। पर्याप्त अभ्यास या ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। ड्रिल तो दोस्तों थोड़ा सही नहीं लगता है, लेकिन अभ्यास, जो अभ्यास है दोस्तों, पर्याप्त अभ्यास, ये सही है दोस्तों। पर्याप्त अभ्यास ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाता है, इसीलिए गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है 7 का, शिक्षक को पुरस्कारों का यथासंभव उचित उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 का सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, डैश बचपन में अपने स्वयं के दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण के बीच अंतर करने में असमर्थता है। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, प्याजे जी से संबंधित है ये। डैश बचपन में अपने स्वयं के दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण के बीच अंतर करने में असमर्थता है। केंद्रवाद, अहंकार केंद्रवाद, जीववाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मैं पहले ही काट देता हूं दोस्तों। अब देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 8 और ए भी केंद्रवाद, ये भी है गलत है दोस्तों। बी और सी में देख लीजिएगा दोस्तों क्या है, अहंकार केंद्रवाद या जीववाद। क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का, तो प्रश्न नंबर जीववाद भी नहीं है दोस्तों, जीववाद भी नहीं है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अहंकार केंद्रवाद दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। जब कोई कमजोरियों को दूर करने और कुछ महारत हासिल करने में बार बार विफल हो जाता है या किसी विशेषहीनता पर अत्यधिक जोर देता है, उपरोक्त कथन को हीनता सम्मिश्रण के रूप में किसने चित्रित किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए क्या है दोस्तों, कार्ल गुस्ताव जुंग। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों करेन हॉर्नी। ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड एडलर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर दोस्तों ए, बी और सी तीनों गलत हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। देखते हैं क्या, सीखने के दृष्टिकोण का अत्यधिक कुशल रूप जिस पर बंडूरा और वाल्टर्स ने ध्यान केंद्रित किया है वो क्या है दोस्तों। इनाम और सजा,
अवलोकन संबंधी शिक्षा या अनुकरण। आत्म प्राप्ति तो दोस्तों गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर इनाम और सजा दोस्तों ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन थ्योरी है दोस्तों बंडूरा की, जो कि बॉबो से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने एक डॉल के सहित बच्चों को कमरे में अलग अलग बंद किया दोस्तों, और उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों इनकी जो थ्योरी है वो अवलोकन संबंधी शिक्षा या अनुकरण, तो ऑब्जर्वेशन थ्योरी है दोस्तों इनकी बंडूरा की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक कौन सी होता दोस्तों, यहाँ पर सी होता, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है, देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम पूरा करे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका नहीं है, इस पर नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों हमारे लिए। तो निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम पूरा करे, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये तो गलत हो जाता है, हमसे नहीं पूछा है। शिक्षक स्वयं को निजी ट्यूशन में संलग्न करेगा, नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाता है। सी डी और देख लेते हैं दोस्तों। स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखे, बिल्कुल सही है दोस्तों, गलत हो जाता है। फिर डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करे और तदनुसार अतिरिक्त निर्देशों को पूरा करे, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक स्वयं को निजी ट्यूशन में संलग्न करेगा, ये दोस्तों गलत हो जाता है। तो इसीलिए सही है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व संरचना के अनुसार नियमों की परवाह किए बिना जीवन की वास्तविकता या किसी भी प्रकार की नैतिकता की परवाह किए बिना निम्नलिखित में से कौन अपने मौलिक आग्रहों को तुरंत और स्पष्ट रूप से संतुष्ट करेगा दोस्तों। क्या संतुष्ट करेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। सुपर अहंकार, नहीं दोस्तों, अहंकार और सुपर अहंकार दोनों नहीं दोस्तों। इड होगा दोस्तों, क्या होगा, इड, आईडी हो गया दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। अहंकार भी नहीं होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इड। क्या हो जाता है दोस्तों, इड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तकनीक में बच्चा वस्तुओं को अर्जित करता है जिसे वे वांछनीय वस्तुओं, सेवाओं या विशेषाधिकारों के लिए विनिमय कर सकते हैं। सांकेतिक अर्थव्यवस्था, आकार देना, विलुप्त होने और गुप्त संवेदीकरण। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, सांकेतिक अर्थव्यवस्था। पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। ये दोस्तों आई एम वर्किंग फॉर, जो दोस्तों स्टार वगैरह जो हम इकट्ठे कर लेते हैं दोस्तों, जैसे ये हैं, ये दिखाया गया है दोस्तों। आइए
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। छात्रों को अपनी समायोजन प्रक्रिया के दौरान कई परस्पर विरोधी स्थितियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक छात्र शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने का भी डर होता है। यह सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है कि क्या समझाया गया है दोस्तों, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दृष्टिकोण परस्पर विरोधी स्थिति। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बी देख लेते हैं, परिहार संघर्षपूर्ण स्थिति। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। सी देखते हैं दोस्तों क्या है, दृष्टिकोण परिहार संघर्षपूर्ण स्थिति। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। डी तो अपने आप ही गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, इसे दोस्तों देख लेना। ये दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न दोस्तों, हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, समय कम है, अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, देखते हैं। 5 साल के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया की सामान्य कमी, संचार में गंभीर कमी और असमान दोहराव वाला व्यवहार होता है। ऐसी विशेषताएं के संकेत हैं। क्या संकेत हैं दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सुनने में परेशानी, शैक्षिक पिछड़ापन। दोस्तों बी तो होगा नहीं दोस्तों, बी तो होगा नहीं दोस्तों। शिशु आत्म केंद्रित, सीखने की अक्षमता। नहीं दोस्तों, डी भी नहीं होगा। सुनने में परेशानी, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। शिशु जो है वो आत्म केंद्रित है दोस्तों। क्या है? आत्म केंद्रित। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये दिखाया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, आत्म भुखमरी से संबंधित एक व्यवहार पैटर्न जो अक्सर किशोरावस्था में उत्पन्न होता है और विशेष रूप से लड़कियों में प्रचलित है के रूप में माना जाता है। दोस्तों दोबारा पढ़ लेते हैं। आत्म भुखमरी से संबंधित एक व्यवहार पैटर्न जो अक्सर किशोरावस्था में उत्पन्न होता है। आत्म भुखमरी यानी कि दोस्तों क्या होता है, बच्चा दोस्तों खाना कम खाता है। क्या खाता है दोस्तों? खाना कम खाता है, क्योंकि दोस्तों उसे अपना क्या करना है दोस्तों, उसे अपना वजन क्या करना है दोस्तों, उसे अपना वजन कम करना है कि मोटा ना हो जाए दोस्तों। किशोरावस्था में उत्पन्न होता है और विशेष रूप से क्या है दोस्तों, विशेष रूप से लड़कियों में प्रचलित है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लड़कियां थोड़ा वजन अधिक होता है तो वो थोड़ा अपने लिए परेशानी महसूस करती हैं दोस्तों। जो लड़कियां एयर होस्टेस हैं या फिर और दोस्तों उसकी तैयारी जो कर रही हैं, वो लड़कियां थोड़ी इस तरह की बीमारी की शिकार, आत्म भुखमरी इसकी शिकार होती हैं दोस्तों। ये बात सही है। प्रचलित है के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एनोरिक्सिया नर्वोसा, प्रलाप कांपता है,
है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। स्वालीनता, इसका तो कोई मतलब नहीं है। डाउन सिंड्रोम, इसका भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा दोस्तों। सही उत्तर हो जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता को दर्शाता है। दूरदर्शिता को दर्शाता है दोस्तों, क्या है देखते हैं। ऑप्टिकस सोर्स, दृष्टि वैषम्य, पास का साफ साफ ना दिखना और अपरिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्टिक्स सोर्स, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दृष्टि वैषम्य, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। पास का साफ साफ ना दिखना, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अपरिवर्तन, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 18। देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल और टॉलमैन। हल और टॉलमैन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर थॉर्नडाइक और गार्डनर नहीं है दोस्तों, हल और टॉलमैन भी नहीं है। सीखने का जो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 का सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। कोहलर। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, कोहलर के द्वारा दिया गया है दोस्तों। कोहलर के द्वारा दिया गया है। इनकी जो है सडन सॉल्यूशन, जो कि इन्होंने एक चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, सुल्तान। एक चिंपैंजी पर इनका प्रयोग था दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम था, सुल्तान। सुल्तान पर दोस्तों प्रयास किया दोस्तों। सुल्तान को एक बॉक्स में बंद कर दिया यहाँ दोस्तों, और ऊपर जो है दोस्तों यहाँ केले लटका दिए दोस्तों। क्या लटका दिए, केले लटका दिए। अब दोस्तों पहले बॉक्स रखे, तो सुल्तान ने बॉक्स पे चढ़कर पहले बैठा रहा दोस्तों। एकदम सडन सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया दोस्तों, तो उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे और केले ले लिए और खा लिए दोस्तों। उसके बाद छड़ी वगैरह वगैरह इस तरह से दोस्तों इन्होंने किया। इसके लिए दोस्तों कोहलर की जो थ्योरी है दोस्तों, उसके लिए देखकर जरूर जाना है दोस्तों। इससे भी कोई अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में विकलांग व्यक्तियों, दोस्तों विकलांग नहीं होगा दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, दिव्यांग शब्द आ गया दोस्तों। क्या आ गया है, दिव्यांग। दिव्यांग दोस्तों, थोड़ा पेन का क्लिच रहेगा फिलहाल, बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा दोस्तों ये, अगर आप लोगों का सहयोग रहा दोस्तों तो। विकलांग नहीं दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। देखते हैं दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाती है दोस्तों। शिक्षक योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दोस्तों बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों, बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सी देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नहीं दोस्तों, सी भी गलत हो जाता है। आंख मीच कर रट्टा लगा दो दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्वास परिषद। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 20। देखते हैं क्या है दोस्तों।
एक विशेष चरण में बच्चा एक विशेष चरण में बच्चा आदिम, दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज, क्या कहा दोस्तों, पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उसका तात्पर्य है। अच्छा ये बात है दोस्तों, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक, ये तो दोस्तों ए तो गलत हो जाता है दोस्तों, ए गलत हो जाता है दोस्तों, ए गलत हो जाता है। बी पूर्व संक्रियात्मक, सी औपचारिक संक्रियात्मक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है 20 का। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, क्या है। अधिकांश बच्चे की उम्र में पहला सार्थक शब्द बोलते हैं। अधिकांश बच्चे की उम्र में पहला सार्थक शब्द बोलते हैं, यानी कि किस अवस्था में सबसे पहला शब्द बोलते हैं दोस्तों, प्रश्न ये कहना चाह रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों 3 महीने में, ऑप्शन नंबर ए 3 महीने दोस्तों, 3 महीने तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी 6 महीने, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सार्थक शब्द जैसे कि माँ, दा, चा, पहला सार्थक शब्द। तो दोस्तों पहला सार्थक शब्द जो है वो बोलते हैं 6, ये भी नहीं। 35 से 40 महीने, ये दोस्तों कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बचता है दोस्तों, आँख मीच कर लगा दो रट्टा दोस्तों, क्या है ऑप्शन नंबर डी, 10 से 13 महीने दोस्तों, 10 से 13 महीने में सार्थक शब्द बच्चा बोलता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 21 का डी सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने, गार्डनर। तो दोस्तों लेव वाइगॉत्स्की तो दोस्तों है नहीं, इनका सहयोगात्मक लर्निंग है दोस्तों। ब्रूनर ये भी नहीं है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 का ब्रूनर भी नहीं है, अल्फ्रेड बिने भी नहीं दोस्तों, सही उत्तर हो जाता है गार्डनर। दोस्तों 8 प्रकार की बुद्धि इनकी मानी गई दोस्तों, 8 प्रकार। वैसे तो दोस्तों इन्होंने 16 प्रकार की बुद्धियों का भी दोस्तों प्रतिपादन कर दिया है दोस्तों, लेकिन एज पर एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि दोस्तों रिकमेंडेड की गई है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, सामाजिक संरचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया है। सामाजिक सिद्धांत किसका है दोस्तों, देखते हैं किसका है। वाइगॉत्स्की, पियाजे इनका नहीं है दोस्तों, जॉन डीवी इनका भी नहीं है, कोहलबर्ग का भी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेव वाइगॉत्स्की का है दोस्तों सामाजिक रचनावाद। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दृश्य हानि के लिए
सहायक तकनीक का उदाहरण नहीं है। क्या दोस्तों? नहीं है दोस्तों, नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 का, बड़ी प्रिंट वाली किताबें, आवधिक कंप्यूटर पुस्तक, भाषा सिंथेसाइजर, पाठ्य पुस्तक के पूरक। ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये तो 24 का डी तो होगा नहीं दोस्तों। और भाषण सिंथेसाइजर, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और आवर्धिक आवर्धक कंप्यूटर पुस्तक, ये भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सॉरी यही सही हो जाता है दोस्तों, बड़ी प्रिंट वाली किताब। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, श्रवण हानि को रूप में मापा जाता है। श्रवण हानि को, यह दोस्तों डैश होता है, डैश के रूप में, किसके दोस्तों? श्रवण हानि को डैश के रूप में मापा जाता है। हर्ट्ज, डेसिबल, वाट, पाउंड्स। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ए और बी में देख लीजिएगा दोस्तों क्या है। हर्ट्ज, ये भी नहीं दोस्तों। और डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों, जो ध्वनि है, ध्वनि की जो मापने की जो इकाई है, वो इकाई है दोस्तों, वो डेसिबल है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल का एक उदाहरण है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, हॉपिंग, दौड़ना, लिखना। लिखना तो दोस्तों, ये दोस्तों क्रॉस मोटर होगा दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का, निम्नलिखित में से दोस्तों ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। दोस्तों फाइन मोटर दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न जो होगा दोस्तों, प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन ठीक नहीं होगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 ठीक काट कर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म, क्या हो जाएगा दोस्तों? सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। क्या है दोस्तों उदाहरण? चढ़ना, ये तो दोस्तों बड़ी मसल्स काम करेंगे दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 26 का ये तो गलत। हॉपिंग, ये भी गलत। दौड़ना, ये भी दोस्तों फाइन नहीं। बड़ी मसल्स। लिखना दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है? फाइन मोटर स्किल का जो उदाहरण है दोस्तों, वो है राइटिंग। क्या है दोस्तों? राइटिंग है दोस्तों, लिखना। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ा, इसीलिए मिस्टेक हुई दोस्तों। तो लिखना है दोस्तों, इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं दोस्तों क्या है। स्कीमा का अर्थ है खंडन तंत्र। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सीखने की तकनीकी, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। प्याजे जी से संबंधित है दोस्तों। दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचना के संगठित पैकेट, बिल्कुल सही दोस्तों।
शरीर की रक्षा तंत्र नहीं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचना के संगठित पैकेट। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 27 का। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों को विभिन्न बुनियादी कौशलों में खुफिया जानकारी को तोड़ने के लिए माना जाता है, जिसे लोग जानकारी लेने, इसे संसाधित करने और फिर इसका उपयोग तर्क और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है? सबसे प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 28 जेरोम ब्रूनर नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। जीन पियाजे ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 28 का ए और बी गलत हो गया, सी और डी में चुन लीजिएगा दोस्तों। क्या है प्रश्न नंबर 28? जेफी गिलफोर्ड ये भी गलत है दोस्तों। रॉबर्ट स्टेमबर्ग दोस्तों, रॉबर्ट स्टेमबर्ग ये दोस्तों सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, आईक्यू के विभिन्न स्तरों के आधार पर शिक्षित समूह का चयन कीजिए। दोस्तों आईक्यू के विभिन्न स्तरों के आधार पर शिक्षित समूह का चयन करें। 70 से 90 ए, बी हो जाएगा दोस्तों 30 से 50, सी हो जाएगा दोस्तों 50 से 70, डी नीचे ये दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 और दोस्तों 50 से 70 ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आईक्यू के विभिन्न स्तरों के आधार पर शिक्षित समूह का चयन करें दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 का दोस्तों ये सी तो सही लग रहा है दोस्तों। ये देख लेते हैं 70 से 90 नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का दोस्तों। और 30 से 50 ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 50 से 70 यही सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 से 70 का समूह है दोस्तों। शिक्षित समूह का चयन करें दोस्तों। तो 50 से 70 जिसकी आईक्यू दोस्तों, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जिसकी आईक्यू दोस्तों 50 से 70 है, 50 से 70 है दोस्तों। उस व्यक्ति के लिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है दोस्तों, उसके लिए शिक्षित किया जा सकता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और नीचे 5 से ये तो दोस्तों फिर ये अपना भी ध्यान नहीं रख पाती दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 ये है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 क्या देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडे, जीन, युग्मनज। तो दोस्तों आनुवंशिकता की इकाई जो है दोस्तों वो क्या है? प्रश्न नंबर 30 तो क्रोमोसोम ये तो है नहीं दोस्तों, निषेचित अंडे ये भी नहीं है, युग्मजन भी नहीं है, जीन है दोस्तों। क्या है? जीन है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीन। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31। दोस्तों धैर्य बनाकर रखें, मैराथन
क्लास है दोस्तों। इस क्लास से आपके लिए दोस्तों, इस क्लास से आपके लिए कम से कम दोस्तों, अगर ये मेरे 50 क्वेश्चन की दोस्तों श्रृंखला आप अगर फॉलो करते हैं तो दोस्तों इसमें से कम 35 क्वेश्चन दोस्तों, 35 क्वेश्चन हूबहू दोस्तों, हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों 22-23 का जो एग्जाम होने वाला है सीटेट, इसमें से दोस्तों। तो आइए प्रश्न नंबर 31 डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। क्या है दोस्तों, आपस में मिलकर करते हैं दोस्तों। क्या है प्रश्न नंबर 31? प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ये इस तरह का प्रश्न दोस्तों पहले हम कर चुके हैं। अभी देखिए दोस्तों, सरल हो जाता है आपके लिए। देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत नहीं दोस्तों। संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये भी नहीं दोस्तों, प्याजी का है। अंतर्दृष्टि अधिगम, ये भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 31 का सही होता है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों। बंडूरा का जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 31 का डी सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, रेमंड कैटल लिखा हुआ है दोस्तों। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों कितने कारक जो है दोस्तों प्रस्तावित किए गए हैं रेमंड कैटल द्वारा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 5 गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इनके कितने हैं? 16 कारक हैं इनके दोस्तों। क्या है? 16 कारक फैक्टर हैं इनके दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? मैस्लो की दोस्तों पदानुक्रम आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। दैहिक आवश्यकताएं सॉरी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबंधता, आत्म सिद्धि। तो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। हमें किस पर ध्यान देना है दोस्तों? नहीं पर ध्यान देना है हमारे लिए। तो प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 का हो जाए दैहिक आवश्यकता, ये तो है दोस्तों, गलत हो जाता है। आत्मसिद्धि भी है दोस्तों, गलत हो जाता है। स्नेह एवं संबंधता, ये भी है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 33 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। आइए दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है दोस्तों। क्या है? द्वंद्व, कुंठा, ये तो होगा नहीं दोस्तों। 34 का बी तो होगा ही नहीं दोस्तों। चिंता, ये भी नहीं होगा दोस्तों। दबाव, ये नहीं होगा दोस्तों। द्वंद्व है, साधारण क्वेश्चन है का आंसर है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? द्वंद्व। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? प्रश्न नंबर 35 सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधारभूत अनुसंधान नहीं दोस्तों।
व्यवहारात्मक अनुसंधान, ये भी नहीं दोस्तों। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये भी नहीं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण? तो दोस्तों देख लेते हैं 36 का सही उत्तर क्या है। तेजी से सीखने वाले नहीं दोस्तों, उपचार किसी स्वस्थ व्यक्ति का दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति का उपचार थोड़ा ना करेंगे हम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों क्या है 36 का। धीमे सीखने वाले हो सकता है दोस्तों। सी देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक नहीं दोस्तों, जो बच्चा ऑलरेडी प्रतिभाशाली है उससे उपचारात्मक शिक्षण की क्या आवश्यकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, रचनात्मकता से सीखने वाले नहीं दोस्तों, धीमे सीखने वाले के लिए दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। बच्चे के लिए, जो बच्चे हमारे सही से पढ़ रहे हैं उनके लेवल लाने के लिए दोस्तों, उनके बराबर लाने के लिए जो कमजोर छात्र होते हैं दोस्तों, कौन से होते हैं, कक्षा के जो कमजोर छात्र होते हैं दोस्तों, उनके लिए उनकी दोस्तों ग्रोथ करने के लिए हमारे लिए उपचारात्मक शिक्षण बच्चों के लिए देना पड़ता है दोस्तों। तो कैसे बच्चों को देना पड़ता है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण? धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की खेलकूद विधि शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 37? प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत। ये तो गलत हो जाता है दोस्तों 37 का। वृद्धि और विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत सही लग रहा है दोस्तों। शिक्षण की समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, कोठारी आयोग, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। बी और सी में देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सरल और बहुत पॉपुलर है दोस्तों। ये दोस्तों लगभग 2022-23 में पूछा जाएगा दोस्तों, 101% दोस्तों ये पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो प्रश्न नंबर बी और सी में देख लीजिएगा दोस्तों। 38 का क्या है, प्रोफेसर मेहरोत्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोफेसर यशपाल थे दोस्तों इसके अध्यक्ष। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दोस्तों प्रश्न नंबर 39। RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए? RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? किस समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12 नहीं दोस्तों, 12 से 18 ये कुछ ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, 7 से 15 ये भी गलत है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर
डी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष। लेकिन दोस्तों जो दिव्यांगजन हैं दोस्तों, जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो आयु जो है दोस्तों वो 6 से 18 हो जाती है दोस्तों। तो इस पर ध्यान देना है दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से देखना है दोस्तों कि प्रश्न आखिर कह क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 दोस्तों। और अब अगर दिव्यांग जन की बात हो दोस्तों तो 6 से 18 हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 दोस्तों। क्या है प्रश्न नंबर 40? प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। दैहिक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? नींद है दोस्तों, ये सही है इसीलिए गलत हो जाता है दोस्तों। प्यास दैहिक है दोस्तों, इसीलिए सी भी गलत हो जाता है दोस्तों, इसीलिए सी भी गलत हो जाता है। भूख ये भी दैहिक है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाती है। उपलब्धि जो है दोस्तों वो दैहिक नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाता है उपलब्धि, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अध्यापन शैली, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी भाषा, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं है, भाषा भी नहीं है दोस्तों, विषय वस्तु और अध्यापन शैली तो विषय वस्तु भी नहीं होगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अध्यापन शैली दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, किसके? 2000 आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 25 बच्चे 25:1, 35:1, 40:1 और 30:1। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? 25:1, यानी कि 25 बच्चे एक टीचर, ये तो दोस्तों कम हो जाता है। 35 बच्चे एक टीचर प्राथमिक में दोस्तों नहीं है, ये उच्च में है दोस्तों, ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है दोस्तों, बच्चों के लिए है दोस्तों, एक अध्यापक पर 35 बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है प्राथमिक स्तर और ये है दोस्तों उच्च प्राथमिक, तो ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, ये गलत हो जाता है दोस्तों, ये गलत हो जाता है दोस्तों। 40:1 ये कुछ ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, 30:1। तो दोस्तों क्या है? आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 30 बच्चों पर दोस्तों, 30 बच्चों पर एक शिक्षक दोस्तों। क्या? एक शिक्षक, रेशो 1:30 होना चाहिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 30:1। आइए दोस्तों इसी के साथ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का नैदानिक मूल्यांकन ये तो गलत है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन भी गलत है दोस्तों। अब बी और सी में देख लेते हैं क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का। मानदंड
संदर्भित मूल्यांकन, ये भी नहीं है दोस्तों, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी ही सही है दोस्तों। फिर तो योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है दोस्तों, देखते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? ADHD। तो दोस्तों ADHD जो है दोस्तों, अति सक्रिय व्यवधान जो है दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, ये वंशानुगत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है फिनाइल कीटोनूरिया, शायद हो सकता है दोस्तों। पार्किंसंस, ये भी गलत हो जाए दोस्तों। HIV एड्स नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाए। बहुत कम चांस रहते हैं। सरकार ने दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दोस्तों दे रखी हैं, तो इससे तो बच्चा अगर किसी के माता 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 पिता के लिए है दोस्तों, माता पिता के लिए तो स्वाभाविक है बच्चा दोस्तों HIV पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके भी चांस सरकार ने कम कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं दोस्तों? कम कर दिए हैं। हो सकता है कि बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं हो दोस्तों। क्या हो दोस्तों? नहीं हो दोस्तों। तो ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो जो वंशानुगत रोग है जो है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल कीटोनूरिया। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या है दोस्तों। 45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निष्पादन परीक्षण है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? ऑप्शन नंबर ए भाटिया बैटरी, ऑप्शन नंबर बी रोरसा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी WAIS, ऑप्शन नंबर डी रेवन का SPM। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाटिया बैटरी परीक्षण। रोरसा परीक्षण ये गलत दोस्तों, WAIS ये भी गलत, और रेवन का SPM दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है दोस्तों, वो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 46, एक सेकंड दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 प्रश्न नंबर 46 है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? देख लेते हैं दोस्तों। सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 46 सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 का ये तो गलत हो जाता है। सतत विकास का सिद्धांत ये भी गलत हो जाता है। परस्पर संबंध ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 46 जो है दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 46 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर
47। प्रश्न नंबर 47 क्या है देखते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, देखते हैं दोस्तों। संवेदी पेश की अवस्था, ये दोस्तों क्या पूछ रहा है हमें, अंतिम अंतिम पर ध्यान देना है दोस्तों। किस पर, अंतिम अवस्था है पर ध्यान देना है दोस्तों। हमारे लिए अंतिम अवस्था पर ध्यान, इस पर अंतिम अवस्था पर ध्यान देना है दोस्तों। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो तो दोस्तों शुरू में ही होती है, ये तो होगी नहीं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 47 का ये तो गलत हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था शायद हो सकता है दोस्तों, सी डी और देख लेते हैं। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं दोस्तों, सी गलत हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 है, आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन नहीं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन या डार्विन नहीं, तो ए भी नहीं, ए और बी में देख लीजिएगा दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका पूरा नाम है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल, और थॉमस हर्ट मॉर्गन, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों आनुवंशिकी के जो जो जनक हैं दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों इन्होंने किस पर प्रयोग किया, जो आनुवंशिकी है जो दोस्तों, तो इसके जनक कौन है, ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने दोस्तों जिन्होंने मटर पर दोस्तों, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं क्या है दोस्तों। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, देखते हैं दोस्तों। क्या ए, अब्राहम मैस्लो नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सिगमंड फ्राइड शायद हो सकता है। कार्ल रोजर्स नहीं दोस्तों। जीन पियाजे इनका संज्ञानात्मक है दोस्तों। तो इनका दोस्तों जो है प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्राइड सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, क्या है वर्ष दोस्तों, यहाँ वर्ष काउंट करना है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों प्रश्न है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है। मानसिक आयु जो क्या है, सॉरी दोस्तों क्या है 12 है दोस्तों, क्या है 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों 100, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 120, ऑप्शन नंबर डी 110। तो दोस्तों आईक्यू का जो फार्मूला है वो दोस्तों, आईक्यू का जो फार्मूला है, आईक्यू बराबर MA अपॉन CA गुणा 100 दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों हमें लगा लेना है, कैसे है दोस्तों, तो आईक्यू बराबर क्या है दोस्तों, मानसिक आयु दोस्तों, तो क्या है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी है दोस्तों 12 गुणा
100। और दोस्तों बालक की आयु कितनी है, वास्तविक आयु कितनी है दोस्तों, 10। तो इसके लिए दोस्तों काट देते हैं, क्या है 10, 10 से काट लीजिएगा दोस्तों, 10 दाई 100। तो दोस्तों 12 गुणा 10 बराबर 120 निकल कर आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है 120। तो उसकी जो दोस्तों बुद्धि लब्धि है वो है 120 है दोस्तों, क्या है 120 दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर जो है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बहुत जल्द मैं गणित, क्या दोस्तों, गणित, गणित शिक्षण दोस्तों, गणित शिक्षण की मैराथन लेकर आने वाला हूं। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों गणित शिक्षण की मैराथन लेके आने वाला हूं। और दोस्तों हिंदी, क्या दोस्तों, हिंदी, हिंदी की दोस्तों बहुत जल्द मेरी मैराथन क्लास आने वाली है दोस्तों। क्या आने वाली है, मैराथन क्लास आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपके लिए लगता हो कुछ हेल्प हो सकती है इन प्रश्नों के माध्यम से, तो दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी 2022, क्या दोस्तों, 2022-23 में जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है दोस्तों उसमें हेल्प मिले। और दोस्तों मुझे भी आपकी हेल्प मिल जाए दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर किया करें ताकि दोस्तों मैं आपके बीच बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूं दोस्तों। तो अधिक से अधिक दोस्तों ये गणित शिक्षण की मैराथन दोस्तों और हिंदी की मैराथन, और दोस्तों एक मैराथन दोस्तों ईबीएस दोस्तों, किसकी, ईबीएस की बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। महा मैराथन है दोस्तों ईबीएस की, क्या है दोस्तों, ईबीएस की महा मैराथन आने वाली है दोस्तों। ईबीएस की महा मैराथन आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो देखें दोस्तों। और मुझे पूर्ण उम्मीद है दोस्तों अगर आप मेरी इस श्रृंखला को फॉलो करते हैं दोस्तों 100% दोस्तों, क्या 100% दोस्तों, 100% सीटेट दोस्तों, 100% सीटेट दोस्तों, क्या सीटेट दोस्तों 100% सीटेट आपका पास होगा दोस्तों। इस बार क्या होगा दोस्तों, पास होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी दोस्तों जो क्वेश्चन लेकर जो आ रहा हूं दोस्तों, वो किससे लेकर आ रहा हूं, एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। क्या है, एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आ रहा हूं दोस्तों। बहुत जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों एक नंबर में आईक्यू का पूछ लेता है दोस्तों, आईक्यू का सूत्र क्या है दोस्तों। तो आईक्यू का सूत्र जो है दोस्तों मैं लिख देता हूं दोस्तों, सीधा याद रखना है दोस्तों, आईक्यू बराबर MA अपॉन CA गुणे 100, यानी कि दोस्तों बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, क्या है दोस्तों, वास्तविक आयु गुणा 100 दोस्तों। तो एक नंबर में ये सूत्र आ जाता है दोस्तों, पूछ लेता है, लगभग सीटेट हर बार पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों सीटेट का। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ये
50 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन थे। देखने के बाद दोस्तों 50 आउट ऑफ 50 आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये मेरी मैराथन क्लास आपको कैसी लगी, और इससे संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हो दोस्तों, कोई सुझाव तो दोस्तों उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक मेरे सब्सक्राइब हो सकें दोस्तों, और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके बीच लाता रहूं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ अंत में ये कहूँगा मैं दोस्तों, इन मेरे जो एनसीईआरटी का जो निचोड़ था दोस्तों, इन 50 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और 50 आउट ऑफ 50 कितने सही हुए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और अगर इससे संबंधित आपकी कोई सलाह हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। इसी के साथ अंत में मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, एंड शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में जो भी मेरी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।